नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। मैं आज आपको प्रशासनिक सेवाओं के बारे में बताती हूँ, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी कहते हैं या सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। ये कितने तरह की होती है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, इनका सिलेबस क्या होता है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ये 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको केंद्रीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं, और दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिनको राज्य प्रशासनिक सेवाएं भी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पद होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिस होती हैं, उसमें जो अधिकारियों के पद होते हैं वो केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी इसको कहते हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। जबकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है, जो राज्य सरकार की जो अधिकार क्षेत्र के जो ऑफिसेज होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको CAS या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पद होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं, जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, IAS एंड IPS। उसके अलावा जो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के जो पद होते हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS को कहते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, IAAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ICAS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ये सभी आपको यहाँ लिस्ट दी हुई है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ये सभी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप बी के जॉब्स भी होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ नहीं दी गई है। अगर आप इसके बारे में कुछ सर्च करना चाहें तो आप UPSC, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसकी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी, सारे नोटिफिकेशन, कौन कौन से पद की कितने सीट्स हैं, ये सभी उसमें जानकारी दी जाएगी। UPSC, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सर्विसेज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट होती है। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 32 साल होती है। OBC के लिए 35 साल होती है, SC ST के लिए 37 ईयर्स होती है, और डिफेंस सर्विसेज में जो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है उसके लिए एज लिमिट 40 साल रखी जाती है। लेकिन इसके अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी कोई कैंडिडेट है तो वो मैक्सिमम 6 बार दे सकता है, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 9 बार दे सकता है, ST ST जो कैंडिडेट है वो 37 ईयर्स की एज पूरी करने तक कितनी भी बार दे सकता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? ये एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद तीसरा जो चरण है वो उसको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू भी कहते हैं। जो प्रीलिम्स है उसके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल 400 नंबर के होते हैं। जो पेपर 1 है उसमें करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट इवेंट ज्यादा आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है, नेशनल मूवमेंट आता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो घटनाएं थी उन पे ज्यादा आते हैं, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज्यादा आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में वो कैसी है, गवर्नेंस कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल डेवलपमेंट कैसा है, उसके अलावा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, मतलब सभी कुछ अंडर पर्सन हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरा जो पेपर होता है उसको CSAT कहते हैं या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई घटना आपको दी गई तो उसको प्रॉब्लम दी गई तो उसको आप कैसे सुलझाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता आपकी है कि नहीं, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड मेंटल एबिलिटी, ये सभी कुछ इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं। इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन इसमें 33% नंबर प्राप्त करना जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई माने जाते हो। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ली, उसके बाद आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम काफी लंबे समय तक लगता है और बहुत लेंदी होता है। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर है, पेपर A एंड B, ये लैंग्वेज के होते हैं। जो पेपर A होता है ये कोई भी इंडियन लैंग्वेज होती है जो कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज रखी गई है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप अपनी सुविधा से सेलेक्ट कर सकते हो। ये 300 नंबर का होता है। जो पेपर B है वो इंग्लिश का होता है। और ये जो दोनों पेपर्स हैं
वो दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते और ये दोनों 300 नंबर के होते हैं। जो मेरिट में जुड़ने वाले जो पेपर्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक के हैं। उसमें पहला पेपर है ऐसे निबंध लिखना, 250 नंबर का होता है। सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज 1, इसमें आता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, दुनिया की ज्योग्राफी जो है और इंडियन का जो इंडिया का कल्चर है, हिस्ट्री है, वो सभी उसमें आता है। जो थर्ड पेपर है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं या गवर्नेंस पर पढ़ते हैं वो सभी इसमें आते हैं। जैसे राज्य की केंद्र की व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये 250 नंबर का होता है। फिर होता है जनरल स्टडीज 3rd, इसमें जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी कुछ आता है, ये भी 250 नंबर का होता है। जो पेपर 5th है वो जनरल स्टडीज का 4th पेपर है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक तरह से, ये भी 250 नंबर का होता है। उसके अतिरिक्त पेपर 6 एंड 7 जो होते हैं वो 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी लिस्ट होती है उसमें से आप कोई भी 2 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी 250 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, इसलिए कुल 500 नंबर है। तो इन सब का हम सम करके देखते हैं तो ये 1750 नंबर का ये पेपर होता है जो रिटन टेस्ट है मेन। ये रिटन होता है, पैराग्राफ राइटिंग टाइप होती है और ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, मल्टीपल चॉइस नहीं होते। मेन क्वालिफाई करने के बाद मेन के नंबर आपके संभाले जाते हैं, रखे जाते हैं। उसके बाद आता है 275 नंबर का इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो आपने देखा था पिछली बार 1750 नंबर मेंस के और 275 नंबर पर्सनालिटी टेस्ट के, तो कुल जो मेरिट बनती है वो 2025 नंबर से बनती है। 2025 में से आपके कितने नंबर आए वो आपके मेरिट में स्टैंड करने का आधार होता है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसका क्या जरूरत क्या है उसकी, वो आपको बस इवेलुएट करने की होती है, आपकी मेंटल कैलिबर कितना है, वो आपके डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, किसी का कठिन परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सभी चीजें, ये सभी पर्सनालिटी टेस्ट में चेक की जाती है। केंद्रीय सर्विसेज में एक और सर्विस होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम होता है वही इसका प्रीलिम्स भी होता है, मतलब दोनों के लिए कॉमन एग्जाम है प्रीलिम्स का। उसके बाद एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होगी तो आपको मेन एग्जाम देना होगा। 2 साल की ट्रेनिंग होती है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में, और उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो उनको या तो सेंटर कैडर में या फिर स्टेट कैडर में या जॉइंट कैडर में उनका अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अगर उसका सिलेक्शन, किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन स्टेट कैडर में होता है तो उसके लिए जो पद है वो इस तरह से है: प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, यानी कि हेड ऑफ फॉरेस्ट सर्विस जो होता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सारी जो पद है इधर के वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट कैडर के जिसको हम कहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो है ये ज्वाइंट कैडर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पद हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इनका एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न जो है ये भी 2 स्टेज में होता है इसका। पहला सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यूपीएससी के साथ ही होता है। जो आईएएस के जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है उन्हीं के साथ इनका एग्जाम भी होता है। इसमें भी 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज में थे 200 नंबर के 2 पेपर, कुल 400 नंबर के। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होती है प्री क्वालिफाई करने के बाद फॉरेन सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो ये जो मेन एग्जाम है इसके जो पेपर्स है वो इस तरह से हैं: पेपर 1 जो जनरल इंग्लिश का है 300 नंबर का, पेपर 2 जनरल नॉलेज है 300 नंबर का, पेपर 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये जो 4 पेपर है आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो अपनी चॉइस से, उन दोनों सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर होते हैं, इसलिए कुल 4 पेपर। 600 नंबर इसके हो गए और 800 नंबर इसके, कुल 1400 नंबर का मेन एग्जाम होता है। अब देखते हैं कि ऑप्शन सब्जेक्ट जो हम चूज कर सकते हैं उनके कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या हम ले सकते हैं। ये है लिस्ट ऑफ ऑप्शन सब्जेक्ट्स, उसमें है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैट्स एंड जूलॉजी। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती है, आप एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, दोनों एक जैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, इसी तरह मैथ्स के साथ स्टैट्स नहीं ले सकते।
तो ये थोड़ी लिमिटेशन है, बाकी आप इन 14 सब्जेक्ट में से कोई भी दूसरा सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो राज्य स्तर की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनके लिए सिलेक्शन कैसे होता है। सभी राज्यों के अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको RPSC भी कहते हैं, ये अजमेर में इसका हेडक्वार्टर है। और यही बाकी लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट में जॉब के लिए यही कंडक्ट कराती है। इसको कॉमन भाषा में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि RAS कहते हैं। इसमें भी 2 तरह के जॉब्स होते हैं। पहला स्टेट लेवल सर्विसेज जो पोस्ट होती हैं, प्रशासनिक जो प्योर प्रशासनिक पद होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे RAS, RPS। RAS में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RPS राजस्थान पुलिस सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, GL सर्विसेज, प्लानिंग सर्विसेज, ये बहुत सारी जो है स्टेट लेवल की सर्विसेज हैं। उसके नीचे की जो पोस्ट होते हैं जो थोड़े कम मेरिट वालों को मिलते हैं वो है सबऑर्डिनेट लेवल सर्विसेज, वो पोस्ट। आपने देखा होगा राज्य में जितने भी ऑफिस होते हैं सब में कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो इन्हीं जॉब्स के द्वारा चुने जाते हैं। RAS एग्जाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है। गजटेड पोस्ट के लिए 21 से 40 साल होती है, नॉन गजटेड पोस्ट के लिए 25 से 45 साल की एज होती है। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि SC, ST एंड OBC के जो मेल्स होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि अगर गजटेड पोस्ट है वो ऑप्ट करते हैं तो 40 लिमिट है, 5 साल और बढ़ जाते हैं, 45 साल हो जाते हैं। इसी तरह जनरल फीमेल को भी 5 साल का लाभ मिलता है, 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फीमेल SC, ST, OBC को 10 साल का लाभ मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का लाभ मिलता है, और SC, ST, OBC का कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो उसको 15 साल का लाभ मिलता है। और विडो एप्लीकेंट्स होती हैं, विधवाओं, उनको कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी दे सकती हैं एग्जाम। एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, अभी ये 3 स्टेज में होती है। पहला प्रीलिम्स, जिसको RS प्री भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक एग्जाम। दूसरा मेन एग्जाम एंड तीसरा इंटरव्यू, वाइवा या पर्सनालिटी टेस्ट। जो प्री का एग्जाम पैटर्न है वो UPSC से बिल्कुल अलग होता है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है और इसका जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। तो साइंस वालों के लिए एडवांटेज है, उनको सिर्फ GK पढ़ना है, जनरल साइंस तो उनको आती है। लेकिन जो वो साइंस चाहते हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस की फील्ड में इस पे ज़्यादा फोकस होता है। ये 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। इसका सिलेबस कैसा होता है, इसमें राजस्थान के बारे में ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री भी आती है इसमें, उसमें तीनों तरह का, एंशिएंट भी आती है, मेडिवल भी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है, इंडियन एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, राजस्थान पे ज़्यादा ध्यान फोकस होता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राजतंत्र कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो आप इसको सिलेबस को देखें तो इसमें राजस्थान पे ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। उसके अलावा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के प्रश्न भी इसमें आते हैं। एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गई तो आपको एग्जाम पास करना होता है। उसके 4 पेपर्स होते हैं। इसका पैटर्न UPSC से इस तरह से अलग है कि वहाँ आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने को मिलते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 4 पेपर होते हैं वो कॉमन पेपर होते हैं। पहला GS1, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, उसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये कुल 4 पेपर होते हैं। चारों के टाइमिंग 3-3 घंटे का होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, वो भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बहुत छोटे में आंसर देना होता है, कुछ मीडियम लंबाई के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। और 200 नंबर होता है एक एक प्रश्न पत्र के, यानी कि कुल 800 नंबर का ये एग्जाम होता है। मेन का जो सिलेबस है वो कैसा है, GS फर्स्ट में आता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। GS2 में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस। 3 में आता है पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियरल लॉ।
ये तो हो गए जनरल जीएस के पेपर, जनरल स्टडीज के पेपर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ कवर किया जाता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी जिस भी फील्ड में आप पढ़ रहे हो उसका करंट ट्रेंड्स क्या है, करंट डेवलपमेंट्स क्या है, करंट रिसर्च क्या है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का पेपर। उसमें दोनों ही पेपर में ग्रामर एंड इट्स यूजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये सभी कुछ आता है इसमें। दोनों में ये कॉमन चीजें आती है। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। और इसमें भी वैसे ही होता है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड, उसके पर्सनालिटी एंड उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट होने वाला है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसकी मेंटल पावर कैसी है, उसका डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, ये सभी उसमें चेक किए जाते हैं। आप इनको देख के पहचान रहे होगे, ये है इंडिया की फर्स्ट आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी। और इन्होंने कहा था, एज लॉन्ग एज वुमेन कंटिन्यू टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रिसीविंग रादर देन गिविंग, दे शैल कंटिन्यू टू बी इन जस्टिस। महिलाओं के साथ अन्याय तभी होता है जब वो रिसीविंग कंडीशन में होती है, देने की क्षमता नहीं होती उनकी, प्राप्त ही प्राप्त करना होता है उन्हें। तो इसीलिए महिलाओं को मेहनत करके उस पोजीशन में आना चाहिए जहां की वो देने योग्य बने। तो धन्यवाद। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू।